नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन से क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज हमारा जो इस चैप्टर का लेक्चर है वो लेक्चर दूसरा है। और हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? हम चैप्टर कर रहे हैं अम्ल क्षार एवं लवण, जो कि आज अम्ल क्षार एवं लवण का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने इस चैप्टर का एक लेक्चर कर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में हमने उस क्लास को किया है। अगर आपने उस पहले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो प्रॉपर तरीके से पढ़ी हैं और आप जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज की इस क्लास में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इसके पहले क्लास में हमने अम्ल क्या होता है और अम्ल की डेफिनेशंस और अम्ल के प्रकार को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया है। लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे अम्ल के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, मतलब जो अम्ल होता है उसका रासायनिक गुण क्या होता है। मतलब यहाँ पर जो अम्ल है उसका रासायनिक गुण क्या होता है उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्षारकों के लिए रासायनिक गुण क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ से हमारे पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो देखिए, अम्लों के रासायनिक गुण में जो कि पहला गुण क्या है, धातु से क्रिया। यहाँ पर कहने का मतलब जो है, यहाँ पर जो अम्ल है वो धातु से क्रिया करेगा तब क्या होगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, अभी मैं आपको रिएक्शंस करके भी आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर कहा है धातु से क्रिया, तो यहाँ पर लिखिए जब अम्ल सक्रिय धातु से क्रिया करता है, जब अम्ल सक्रिय धातु से क्रिया करता है यहां पर कहा है जब अम्ल जो होता है वो सक्रिय धातु से क्रिया करता है तब क्या होता है, तब H2 गैस निकलती है। यहां पर कहा है तब H2 गैस निकलती है, तब H2 गैस या हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो देखिए, मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा, यहां पर कहा है जब अम्ल सक्रिय धातु से, यहां पर सक्रिय मतलब क्या होता है, जो अधिक क्रिया करने वाला हो, सक्रिय धातु से क्रिया करता है तब H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब आखिरकार हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है, आप हमें रिएक्शन के माध्यम से बताइए। तो देखिए, रिएक्शन क्या है, जैसे मैंने यहां पर ले लिया भाई, क्या ले लिया, Fe ले लिया यानी फेरम ले लिया, यानी लोहा ले लिया, क्या है, फेरम। और हम क्या ले लें, जैसे क्या ले लिया हमने, यहां पर क्या है, धातु से क्रिया। किसकी करानी है, धातु से क्रिया, अम्ल से। मतलब यहां पर मैंने बताया जब अम्ल सक्रिय धातु से क्रिया करता है। अब हम अम्ल कौन सा लें, जैसे मैं ले रहा हूं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl ले रहा हूं। तो देखिए, जब इस फेरम की क्रिया यानी धातु की क्रिया हम इस अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा, अगर हम इस धातु की क्रिया अम्ल से कराएंगे तो बनेगा FeCl2। क्या बनेगा, FeCl2। इतनी बातें तो क्लियर हैं, क्या बताइए, इतनी बातें क्लियर हैं। और उसके बाद यहां पर मैं प्लस का चिन्ह लगाऊंगा। अब देखिए, यहां पर क्लोरीन के पास 2 आ गया है, लेकिन यहां पर क्लोरीन अकेला है। अब यहां पर अगर अकेला है तो यहां पर करनी पड़ेगी 2 से गुणा। अगर यहां पर फिर उसके बाद क्या आएगा, यहां पर जो है ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हाइड्रोजन गैस जो होता है वो क्या होता है, H2 होता है, इसलिए यहां पर 2 से गुणा करनी पड़ी। अब देखिए ये अभिक्रिया बैलेंस है या नहीं, यहां पर एक Fe, यहां पर एक Fe का काम खत्म हो गया भाई। अब बात करते हैं HCl, यहां पर 2H, यहां पर 2H, यहां पर 2Cl2, यहां पर 2, ये Cl जो है 2 से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, 2Cl। यानी हमारी जो अभिक्रिया है वो बैलेंस है। अब इस अभिक्रिया में जो अभिकारक है उनका नाम लिख लेते हैं और उत्पाद का भी नाम लिख देते हैं। ये क्या है, फेरम है, फेरम। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यहाँ पर क्या है, फेरम क्लोराइड। यहाँ पर क्या है, फेरम क्लोराइड। फेरम फेरम क्लोराइड। और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो मैं आशा करता हूं आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। देखिए यहां पर जो चीजें मैंने लिखा है, यहां पर जो पहला है अम्लों के रासायनिक गुण में यानी धातु से क्रिया। जब अम्ल जो होता है अगर धातु से क्रिया करेगा तो उसमें क्या उत्पाद बनेंगे। हमने यहां पर कहा जब सक्रिय धातु से क्रिया करता है कौन, अम्ल। जब यहां पर अम्ल सक्रिय धातु से क्रिया करता है तब H2 गैस क्या होती है, निष्कासित होती है, निकलती है। यहां पर मैंने लोहे की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई। जब लोहे की क्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई तो यहां पर निकला FeCl2 बना। यहां पर क्या बना, FeCl2 बना। उसके बाद हमने बनाया H2, क्योंकि यहां पर क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। हमने देखा पहला धातु से क्रिया मतलब अम्लों के रासायनिक गुण में। अब हम देखते हैं दूसरा। तो देखिए दूसरा हम देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुण में धातु कार्बोनेट से क्रिया। मतलब यहां पर जो है अब की बार हमें अम्ल से क्रिया जो है धातु कार्बोनेट से करानी है। तो देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात स्टेटमेंट को जानिए। यहां पर स्टेटमेंट में मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर धातु कार्बोनेट से क्रिया तो लिखेंगे जब अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं, जब अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करती है तब क्या होता है, तब CO2 गैस निकलती है। तब CO2 गैस निकलती है। यहां पर मैंने आपको दोस्तों क्या बताया, यहां पर मैंने इतना ही बस लिखा है जब अम्ल जो होता है धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मतलब अगर हम अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से कराएंगे तो भाई यहां पर निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा ये बात है, मतलब अगर हमें धातु कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे अम्ल की तो यहां पर भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ये बात निश्चित है। तो देखिए क्रिया भी करा देते हैं हम। क्या क्रिया कराएंगे, जैसे हम कोई ले ले धातु कार्बोनेट, क्या ले ले CaCO3, क्या ले ले CaCO3, क्या ले लिया हमने कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगर भाई मैं कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया किसी अम्ल से कराऊं, अब मैं अम्ल क्या ले लूं, जैसे भाई यहां पर भी क्या ले लें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसकी क्रिया अगर हम इससे कराएंगे तो बनाएगा क्या, बनेगा भाई CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद बनेगा क्या H2O और उसके बाद बनेगा CO2। देखिए दोस्तों मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने एक धातु कार्बोनेट ले लिया है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम लिख देता हूं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। और यहां पर हमने ले लिया क्या, उनसा ये क्या है, अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
देखिए मैं हर एक चीज़ों को आपके सामने लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने CaCO3 लिखा। अब बहुत बच्चों को इसका नाम नहीं पता होगा, ये बात मैं जान सकता हूँ। जिनको नहीं जिनको पता है वो भी लिख लीजिएगा, जिनको नहीं पता है वो तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कहा है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर इनकी अभिक्रिया हम आपस में करा रहे हैं, यानी यहाँ पर कहा है धातु कार्बोनेट से क्रिया, यानी इस अम्ल की क्रिया इस धातु कार्बोनेट से कराया तो बना भाई कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्लोराइड। क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। यहां पर उत्पाद में क्या बना है? कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद बना है जल। उसके बाद इसका नाम तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए जब मैंने CaCO3 की क्रिया अम्ल से कराई HCl तो बना भाई CaCl2। क्या बना? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद इसके साथ साथ बना H2O और बना कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कंपलसरी है, मतलब यहाँ पर अगर किसी भी धातु कार्बोनेट की क्रिया हम अगर अम्ल से करा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम देख लेते हैं अभिक्रिया बैलेंस है या नहीं। यहाँ पर देखिए एक कैल्शियम, कैल्शियम का काम खत्म, यानी कैल्शियम बैलेंस है। अब बात आती है यहाँ पर देखिए दो हाइड्रोजन और यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन को हमें दो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को अगर हम दो से गुणा कर रहे हैं तो भाई कैल्शियम यहाँ पर दो हो जा रहा है। अब देखिए कैल्शियम भी क्या दो है, यहाँ पर कैल्शियम भी, यहाँ पर क्या है? क्लोरीन। दोस्तों यहाँ पर क्या है? क्लोरीन। यहाँ पर क्लोरीन क्या है? दो है। अच्छा, मतलब क्लोरीन का भी काम खत्म हो गया। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का काम खत्म, क्लोरीन का काम खत्म और कैल्शियम का भी काम खत्म। अब बचते क्या हैं? यहाँ पर कह रहा है CO3, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन बच रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? ये एक ऑक्सीजन और ये दो ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन कितने हो गए? तीन। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? तीन। यहाँ पर ऑक्सीजन का भी काम खत्म। अब बचा क्या है? कार्बन। यहाँ पर देखिए एक कार्बन और यहाँ पर भी कितना कार्बन है? एक कार्बन। अरे भाई कार्बन का भी काम खत्म। मतलब यहाँ पर कैल्शियम जो है एक इधर है तो एक इधर भी है, अगर कार्बन एक इधर है तो एक उधर भी है, और ऑक्सीजन जो है तीन इधर है तो तीन इधर भी है। यहाँ पर केवल हमें दो से गुणा करनी पड़ेगी, किसमें? HCl में। तो हमारी अभिक्रिया क्या होगी? बैलेंस हो जाएगी। हमारे पेपर में अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन प्यारे साथियों, जिसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से करिएगा। यहाँ पर मैं हर एक चीज़ों को ध्यान में देखते हुए चल रहा हूँ कि हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी क्रिया यानी कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया अम्ल से कराया, बना CaCl2 H2O और CO2। मतलब यहाँ पर धातु कार्बोनेट से जब किसी भी अम्ल की क्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो अब हम देखते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। ये क्या होगा? धातु कार्बोनेट से क्रिया। लेकिन अब हम देखते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया को। तो देखिए अब तीसरा क्या है, जो कि अम्लों के रासायनिक गुण का है। यहाँ पर क्या कहा है? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। इसके पहले मैंने मतलब यहाँ पर धातु कार्बोनेट की क्रिया हमने देखी, लेकिन यहाँ पर अब की बार हमें कहा है धातु हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बोनेट की क्रिया किससे करानी है? अम्ल से। तो यहाँ पर स्टेटमेंट को देखिए, जब अम्ल जो होता है धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है, जब अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है, जब अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तब क्या होता है? तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है।
मतलब यहाँ पर भी चीज़ें रिपीट हो रही। देखिए, जब धातु कार्बोनेट से क्रिया कर रहा था अम्ल तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, और जब यहाँ पर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अम्ल क्रिया कर रहा है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो देखिए, अब हम इसका रिएक्शन करके आपको बताते हैं। जैसे रिएक्शन में हमें क्या लिखना है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बोनेट भी हो और उसमें धातु भी हो। तो देखिए, हम क्या लेंगे, जैसे ले लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया हमें करानी है अम्ल से। यहां पर अम्ल ले रहे हैं HCl। अगर हम इसकी क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या उत्पाद में? देखिए, यहां पर ये सोडियम जो है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा। सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा क्योंकि सोडियम पर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। तो ये गया सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ सेट हो गया। अब भाई बचते क्या हैं? अब यहाँ पर बच रहा है HCO3, यहाँ पर भी H बच रहा है। अब भाई बनेगा क्या? बनेगा यहाँ पर H2O, यानी जल बनेगा और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इस अभिक्रिया को यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया अगर हम HCl से कराएंगे, अगर HCl से कराएंगे नहीं हाइड्रोजन क्लोराइड से कराएंगे, तो बनेगा सोडियम क्लोराइड और H2O यानी जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगा। तो देखिए, इसका हम नाम लिख देते हैं क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं वो नाम इसका नहीं जान पाते हैं। तो देख लीजिएगा क्या है, यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम सोडियम हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये क्या है, इसका नाम मैंने बहुत बार आपको बता दिया, क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड है और ये जल है, ये जल है और इसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, यहां पर जब मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया HCl से कराया तो बना सोडियम क्लोराइड, H2O और CO2। अब देखिए अभिक्रिया जो है वो भाई बैलेंस है या नहीं। तो देखिए अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर एक सोडियम, यहाँ पर एक सोडियम, सोडियम का काम खत्म, यानी सोडियम बैलेंस है। अब बात करते हैं भाई हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सोडियम का काम खत्म हो गया है, यानी सोडियम बैलेंस है। अब यहाँ पर H2 यानी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन इस ओर 2 है क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर केवल यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। अब देखिए इधर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यानी भाई हमने देखा 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, यानी हाइड्रोजन का भी काम खत्म हो गया, यानी सोडियम का काम खत्म और हाइड्रोजन का काम खत्म। ऐसे आप अगर चीज़ों को ध्यान से देखते हुए करेंगे और लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का काम खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं भाई क्लोरीन की। क्लोरीन यहाँ पर अकेला और क्लोरीन यहाँ पर अकेला, यानी क्लोरीन का भी काम खत्म। अब देखिए यहाँ पर है कार्बन यानी यहाँ पर क्या है, ये C और O3 यानी कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए कार्बन अकेला तो और यहाँ पर भी कार्बन अकेला, यानी कार्बन का भी काम खत्म। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 3 है और इधर ऑक्सीजन ये 1 और 2 3, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस है। यानी भाई यहाँ पर हमें कुछ बैलेंस ही नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर यह अभिक्रिया पहले से ही क्या है, संतुलित है। यह अभिक्रिया क्या है, पहले से ही संतुलित है, क्योंकि यहाँ पर 1 सोडियम और 1 सोडियम, एक क्लोरीन और 1 क्लोरीन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन। मतलब ये अभिक्रिया क्या है, बैलेंस है। अब हम बात करते हैं धातु ऑक्साइड से क्रिया। हमने ये तीसरा देख लिया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। अब हम देखते हैं धातु ऑक्साइड से क्रिया अगर अम्ल करेगा तो क्या निर्माण होगा। तो देखिए अम्लों के रासायनिक गुण में हम चौथा देखते हैं। चौथा क्या कहा गया है, धातु ऑक्साइड से क्रिया।
अगर जो अम्ल है ना, अगर धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो सबसे पहली बात लिखिए, यहां पर क्या है, जब अम्ल धातु ऑक्साइड से, जब अम्ल धातु जब अम्ल जो है वो धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है, तब लवण तथा जल बनाता है। तब क्या होता है? लवण यानी सैल्ट तथा जल। तो देखिए हमने क्या बताया, जब अम्ल जो होता है वो धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तब लवण यानी सैल्ट और क्या बनाएगा? जल यानी वाटर का निर्माण करता है। तो देखिए यहां पर जो है मैंने इसका स्टेटमेंट लिख दिया। अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शंस के बारे में, मतलब इसका हम रिएक्शन भी करके दिखाते हैं। जैसे हम यहां पर ले लें कॉपर ऑक्साइड, यहां पर धातु ऑक्साइड लेना तो हम लिख लेंगे कॉपर ऑक्साइड CuO, और ले लेंगे HCl। तो इसका हम अगर कराएंगे क्रॉस में तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, कॉपर क्लोराइड बनाएगा यानी CuCl2। यहाँ पर देखिए मैंने जब कॉपर से ऑक्सीजन की क्रिया कराया, मतलब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है उसको HCl से क्रिया कराया तो बनाएगा क्या? CuCl2। क्या बनाएगा? CuCl2, और प्लस में बनाएगा H2O यानी जल बनाएगा। यहाँ पर ये क्या है? लवण है और ये जल है, तो यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं कॉपर ऑक्साइड। क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। उसके बाद यहां पर क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये बात जानते हैं, ये क्या है? कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, और ये जल आप जानते ही हैं। तो देखिए जब मैंने कॉपर ऑक्साइड की क्रिया HCl से कराया तो बनाएगा CuCl2 प्लस में H2O। अब देखिए भाई, अब क्रिया बैलेंस है यहाँ नहीं, अब क्रिया यहाँ पर Cu, यहाँ पर Cu का काम खत्म। क्लोरीन भाई यहाँ पर 2, यहाँ पर भाई अकेला, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला। इसका मतलब यहाँ पर हम कर देंगे 2 से गुणा। उसके बाद ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन बैलेंस है। तो हमने देख लिया धातु ऑक्साइड से क्रिया, जो कि अगर अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। तो उसके बाद अब हम देखते हैं क्षारकों के लिए रासायनिक गुण। मैंने अम्लों के लिए रासायनिक गुण देख लिया, अब हम देखते हैं क्षारकों के लिए रासायनिक गुण, आखिरकार उसके क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब उनके कितने पार्ट हैं। यहाँ पर ये 4 पार्ट थे, मतलब धातु ऑक्साइड से अगर क्रिया करता है अम्ल तो बनाएगा लवण और बनाएगा जल। अब हम देखते हैं क्षारकों के लिए रासायनिक गुण। तो देखिए अब क्षारकों के लिए रासायनिक गुण क्या होगा। क्षारकों के लिए रासायनिक गुण, सबसे पहली बात, अगर क्षारक जो है धातु से क्रिया करेगा तब क्या बनाएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, लिखिए, जब क्षारक जो होता है धातु से क्रिया करता है तब क्या निकलती है? उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो कि अम्ल में भी निकल रही थी। तो देखिए जब क्षारक धातु से क्रिया करता है, धातु से क्रिया करता है तब H2 गैस निकलती है, तब H2 निकलती है। देखिए यहां पर कहा गया है अगर जब क्षारक धातु से क्रिया करेगा तब H2 गैस निकलेगी, यानी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो देखिए जैसे हम कोई ले रहे हैं धातु, जैसे ले लेंगे जिंक और क्या लेंगे,
क्षारक ले लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगर इसकी क्रिया हम आपस में कराएंगे तो बनाएगा Na2ZNO, यानी सोडियम जिंकेट बनाएगा, और बनेगा प्लस में H2 यानी हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर इन सभी का नाम लिख लीजिए, क्या है, ये है जिंक, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। तो देखिए मैंने यहां पर दोस्तों बताया है कि अगर कोई भी धातु क्षारकों से अभिक्रिया करती है और जब क्षारक धातु से क्रिया करेगी, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पर मैंने ये जिंक लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, इसे क्रिया कराया तो सोडियम जिंकेट बना। यहाँ पर क्या बना है, सोडियम जिंकेट, और बना है H2। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। अब एक बार देख लेते हैं अभिक्रिया बैलेंस है या नहीं। अब भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिंक अकेला, यहाँ पर जिंक अकेला, जिंक का काम खत्म। अब यहाँ पर सोडियम अकेला, यहाँ पर सोडियम 2। ओहो, सोडियम को हमें करना पड़ेगा 2 से गुणा। यहाँ पर अगर मैंने इसको कर दिया 2 से गुणा तो क्या होगा, 2 से गुणा करने पर क्या होगा, यहाँ पर सोडियम हो जाएगा 2। अच्छा, सोडियम हो गया 2, यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा 2, और हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है ही। तो बताइए क्या अभिक्रिया यह बैलेंस हुई, अभिक्रिया क्या यह बैलेंस हुई। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ZnO2। यहाँ पर देखिए क्योंकि जिंक के ऊपर क्या होता है, 2 होता है, तो ये ऑक्सीजन के पास क्या होगा, जाएगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के पास जाएगा। अब हमारी अभिक्रिया बैलेंस है। यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, यानी सोडियम जिंक ऑक्साइड, यहाँ पर क्या है, जिंकेट O2 होगा। यहाँ पर क्या है, जिंक। अब इसकी क्रिया हमने कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम जिंकेट बना दिया और बना दिया H2। मैं आशा करता हूं कि आपको यह धातु से क्रिया क्षारकों के लिए रासायनिक गुण में आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि धातु कार्बोनेट से क्रिया कैसे करेगा। तो देखिए दोस्तों, अब बात आती है धातु कार्बोनेट से क्रिया क्षारकों के लिए रासायनिक गुणधर्म में, यानी जो क्षारक होता है वो धातु कार्बोनेट से क्रिया करके क्या बनाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात आप रट लीजिएगा, मैं रटने के लिए नहीं कहता लेकिन यहाँ पर रटना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, जो धातु कार्बोनेट है, यानी जो क्षारक होते हैं वो धातु कार्बोनेट से क्रिया नहीं करेगा, और जब क्रिया नहीं करेगा तो इसमें कोई उत्पाद नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, बस। मतलब यहाँ पर अगर पेपर में आ जाए कि क्षारक जो हैं वो धातु कार्बोनेट से क्रिया करेंगे तो वहाँ पर लिख लीजिएगा आप नो रिएक्शन, मतलब जो क्षारक होते हैं वो धातु कार्बोनेट से क्रिया नहीं करेंगे। तो आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि क्षारक जो हैं वो अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि क्षारक धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा, मतलब यहाँ पर धातु कार्बोनेट से क्रिया नहीं करेगा। और प्यारे साथियों, हम देख रहे थे अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट से क्रिया करेगा। लेकिन अब हम देखते हैं इन दोनों के रिएक्शन को, मतलब अम्ल जब क्षारक से मिलेगा तब क्या बनाएगा, उसको हम देखते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि जो अम्लों से क्रिया, मतलब जो क्षारक होते हैं वो अम्ल से क्रिया किस प्रकार से करेंगे और क्या उनसे बनेगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, क्षारक जो होता है वो सदैव अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। क्षारक सदैव अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है।
मतलब जो क्षारक होते हैं अगर वो अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा। कैसे बनाएगा उसको भी देखिए। क्या है ये, क्या है, हम ले लेंगे ये क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में HCl अम्ल, ये इससे अब क्रिया करेगा तो सोडियम क्लोरीन के साथ जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड बना लेगा। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन अकेला है, इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, H2O। यहाँ पर क्या बना, ये बना, देखिए यहाँ पर ये बना लवण, सोडियम क्लोराइड लवण बना और H2O बना। तो देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब अम्ल व क्षार आपस में मिलते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर पूछ ले ये अभिक्रिया कैसी है तो ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ऐसा हमारे पेपर में पूछ सकता है, ये दे देगा आपको और पूछ लेगा ये अभिक्रिया कौन सी है। अगर जब अम्ल व क्षार, मतलब यही, कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला ही दे, अगर अम्ल व क्षार आपस में मिलेंगे तो लवण तथा जल बनेगा और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा नोट में। हालांकि उदासीनीकरण अभिक्रिया हमारे पेपर में एक टॉपिक, मतलब हमारे इस सब्जेक्ट में जो है, इस चैप्टर में एक टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए जब अम्ल व क्षारक आपस में मिलते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब जब अम्ल व क्षार आपस में मिले तो ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्षारकों के लिए रासायनिक गुणधर्म भी खत्म होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज जितना मैंने पढ़ाया, अम्लों के लिए रासायनिक गुणधर्म और क्षारकों के लिए रासायनिक गुणधर्म, इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। तो प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट्स हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके डाउट का एकदम बहुत अच्छी तरीके से आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इस क्लास में कोई डाउट तो रह नहीं गया होगा क्योंकि मैंने हर एक डाउट को आपके साथ क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर इसको कीजिएगा। थैंक यू।